हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जून मंथ का हम लोग योजना डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने पिछले 3 वीडियोस में काफ़ी कुछ देख लिया है। अ, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग देसी पिलर्स को यूज़ करके हम लोग इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात कर रहे हैं। फिर हमने 4L फोकस के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने फालतू रिफॉर्म्स और ये MIB रिफॉर्म्स की बात की, जो कि नीड ऑफ द आर हैं, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में ये हेल्प करेंगे कैसे, वो हमने देखा। फिर हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की। फिर ये ओवर द ईयर्स कैसे ये डेवलप हुआ है, कैसे इसने प्रोग्रेस किया है, हमने इसको देखा। इसके बाद हमने सिया को देखा, जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एड कर रहा है। फिर हमने अलग अलग टेक्नोलॉजीज देखे। इसके बाद हमने इंटरनेट ऑफ थिंग देखा, इसका डायग्राम देखा था हमने। फिर कैसे साइबर वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। 3D प्रिंटिंग का हमने ये डायग्राम देखा था। फिर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का रोल होने वाला है, हमने ये देखा था। इसमें इम्पॉर्टेंट हमने ये चीज़ देखा था कि कैसे आप लोग अपने आंसर लिखते वक्त कैसे आप लोग अलग डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं, आप अपने आंसर को कैसे बांट सकते हैं, उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि आपके आंसर की रीडेबिलिटी एक तो बढ़ जाए, और जो जो भी इन्विजिलेटर आपके आंसर को चेक करेगा उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, उसे लगेगा कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, इसलिए आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने अटल इनोवेशन मिशन देखा था, जिसमें हमने इवन इनोवेशन की बात की थी, हमने इनोवेशन का डेफिनेशन देखा था। फिर इसके अंतर्गत क्या इनिशिएटिव्स हैं, हमने वो चीज़ देखे थे, डिस्कस किए थे। फिर हमने 2P 2L के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने सोशल इंटरप्रेन्योर्स देख लिए। फिर आंसर राइटिंग में हम लोग इनोवेट करेंगे, हमने वो चीज़ देखा। कैसे हम लोग कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी हम लोग थ्योरी को हमने रॉन्ग प्रूव किया था, हम लोग उस चीज़ को अपने आंसर में लिखते वक्त अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इस तरह के डायग्राम्स आप बना सकते हैं। फिर हमने फाइनली सोशल मीडिया भी देखा था। सोशल मीडिया के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया बहुत एप्लीकेशंस हमारे लिए लेकर आ रहा है। फिर हमने इसको भी स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस किया था कि कैसे सोसाइटी में ये हेल्प करेगा, फिर कैसे गवर्नेंस में पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हेल्प करेगा, इकोनॉमी के सेक्टर में भी ये कुछ हेल्प करेगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट देखा था। फिर एथिक्स में भी इसका कुछ रोल था, हमने वो भी चीज़ देखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे लोकलाइजेशन हो रहा है, हमने वो चीज़ देखा था। इसके कुछ बेनिफिट्स, इसका क्या एफर्ट्स लाए जा रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, हमने वो भी चीज़ देख लिए थे। डेवलपमेंट के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया था। इस डायग्राम को हमने देखा था, जो आप लोग अपने आंसर में डाल सकते हैं। रैपिड प्रो एक एग्जांपल हमने देखा था, जो कि यूनिसेफ का है, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है। फिर हमने फाइनली कंक्लूड किया था कैसे वो इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। फिर इसके बाद हमने कोविड-19 वायरोलॉजी देखा। इसके बारे में हमने बहुत चीज़ डिस्कस किया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे, इसका सिम्टम्स है क्या क्या है, इसका होस्ट क्या है, ट्रांसमिट कैसे करता है। हमने इसका मोड ऑफ एक्शन भी देखा था कि कैसे ये H2 रिसेप्टर से बाइंड करके सेल में पेनिट्रेट करता है, फिर रेप्लिकेट करके वापस ये दूसरा ट्रांसमिशन में एड करता है। फिर हमने बहुत सारे इनोवेशन देखे थे, ये जैसे हमने टेस्ट किट देखा। फिर ये हमने माइक्रो फाइबर क्लोथ्स देखे। फिर ये कवर ऑल सूट देखा। फिर हमने ये कुछ इस तरह के हाइजीन चेम्बर्स बना रखे हैं। फिर ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखा, ये एच कार्ड रोबोट देखा। इसके अलावा हमने और इनोवेशंस देखे, जैसे ये ड्रूप्स देखे हमने। फिर हमने ये इस नोट्स क्लीन को उनके देखा। फिर यूवी ब्लास्टर को हमने देखा। ये स्वस्थ वायु जो वेंटिलेटर है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर ये फुट ऑपरेटेड हैंड, ये पाइप को देखा था हमने। तो हमने काफ़ी इन सब चीज़ों का हम डिस्कस कर लिया। फिर हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स भी देखे थे, जैसे जो कोविड-19 को सेल करने में असिस्ट कर रहे हैं। अगर बोलें कि अगर एक आग का दरिया और हमें तैर कर जाना है, तो कोविड-19 वो आग का दरिया है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, हम लोग को उसमें उससे तैर कर जाने में हमें असिस्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐप्स देखे थे हमने, जो कैसे हमें हेल्प कर रहा है। तो फाइनली अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है माइग्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशन है। तो माइग्रेशन आप लोग समझते होंगे कि कैसे एक पर्सन जब दूसरी जगह जाता है ताकि उसका लाइफ इम्प्रूव हो, उसको जॉब मिले, वो कुछ मनी अर्न कर पाए, ताकि उसका जो परिवार है वो चले, वो कुछ सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये माइग्रेशन का बेसिक पर्पस हो गया। अब ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हम इसका रोल है, हम लोग वो देखते हैं।
तो जब कोरोना वायरस आया, जब कोविड-19 फैला, तो लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन से माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ने का खतरा हो गया। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए वर्कर्स को जो है अपने अपने घर जाने की सलाह दी गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली क्या किया, कोविड को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। अब इसका आउटकम क्या है? इसका एक आउटकम तो ये है कि एनडीए में कहता है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो ये कहता है कि अगर कोई नेशनल डिजास्टर मान लीजिए है कोई कंट्री में, तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उसको वेजेस देने पड़ेंगे। मतलब उसके कोई भी एम्प्लॉयर है, उसको अपने अंडर जो भी एम्प्लॉय है उसको पैसा देना पड़ेगा, और ये कंपल्सरीली उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं, जैसे हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसका कंप्लायंस का कुछ इशू है। फिर सबसे बड़ा इशू तो ये है कि अगर कोई वर्क नहीं होगा तो उन लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगी। ये बेसिकली किन के लिए अप्लाई होता है? जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो मान लीजिए किसी के घर में मेड का काम करते हैं, जो खुद के दम पर जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, तो यहाँ पर भी हायर एंड फायर की जो नीति है वो होती है। फिर फिर ये एमएसएमई जो हैं, तो क्योंकि बहुत टाइनी इंटरप्राइजेज हैं, तो इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये ऑब्लिगेटरी मतलब इनके पास हो कि पैसा दें दूसरे एम्प्लॉयज़ को। तो एक इशू इशू ये है, मतलब ओवरऑल बात ये है कि फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि काम जनरेट नहीं हो रहा, वर्क जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी पेमेंट की इश्यूज आ रही हैं। तो क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन ये फोर्स्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब ज़बरदस्ती का अनएम्प्लॉयमेंट लागू कर दिया गया है लोगों के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है हम लोग का। फिर इसके बाद एक हैरिस टोडेरो मॉडल है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है, तो रूरल एरिया में जो है अर्बन एरिया के कंपैरिजन में लो वेज मिलेगा। ये जो है हैरिस टोडेरो मॉडल ऑफ माइग्रेशन ये चीज़ कहता है। और इस वजह से ही, क्योंकि रूरल एरियाज में कम पैसा मिलता है, तो लोग जनरली क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज की तरफ, ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिल सके। तो यही हैरिस टोडेरो मॉडल ऑफ माइग्रेशन। अगला चैलेंज है जॉब क्रिएशन का, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और डिमांड भी बहुत कम हो गया है, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज बहुत सारे क्लोज डाउन हो गए, बंद हो गए हैं, इसलिए जॉब क्रिएशन की इशू हो गई है एक तो। और फिर एक रिकार्डो इफेक्ट है। रिकार्डो इफेक्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि वेज जो है, वेज का रेट बढ़ता है, इंक्रीज इन वेज रेट होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी लेबर है उनको रिप्लेस कौन करेंगे? मशीन्स रिप्लेस कर देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होगा? अगर मान लीजिए वेज रेट घटता है, तो फिर मशीन्स को लेबर रिप्लेस करेंगे। तो ये रिकार्डो इफेक्ट है। तो ये भी अभी देखा जाने वाला है कि मान लीजिए कि अगर लेबर ज़्यादा वेज डिमांड करेंगे, तो हो सकता है कि उनको मशीन्स रिप्लेस कर दें। तो ये भी एक चैलेंज है, इसको हमें टैकल करना पड़ेगा। या फिगर में देख सकते हैं कैसे ट्रेन के थ्रू बहुत सारे माइग्रेंट्स अपने अपने घर लौट रहे हैं, और वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पालन हो रहा है। चैलेंजेस के अलावा हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमें कैप्चर करना पड़ेगा। इंडिया में क्या है, हम लोग के पास साइज ऑफ वर्कफोर्स काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। देर इज़ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो इसको हमें क्या मानना है? इसको हमें सोर्स ऑफ सेविंग मानना है, जो कि नर्क से जो है एक इंसान थे, ये कहते थे कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, इसे हम लोगों को सोर्स ऑफ सेविंग मानना है। कहने का मतलब है कि ये बेसिकली क्या है? हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल है। इसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इसको हमें हार्नेस करना है, इसको यूटिलाइज करना है, ना कि हमें उन्हें एक्सप्लॉइट करना है। साइज ऑफ वर्कफोर्स क्योंकि ज़्यादा है, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग एक ऐसा डेटाबेस बनाएं जिसमें सब लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा हो जाए। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। अब डेटाबेस बनाने का क्या 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 फ़ायदा होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी हम लोगों के पास फंड्स है, उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए लेबर का कुछ सरप्लस होता है या कुछ डेफिसिट होता है, तो इसको हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। डेटाबेस में हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम लोग स्किल वाइज पूलिंग कर दें। तो अगर कोई पढ़ाने में केपेबल है तो उसको वो टीचिंग वाला हो गया, अगर कोई पेंटर है तो उसका अलग सेंस हो गया, फिर कोई अगर प्लम्बर है तो उसका अलग स्किल हो गया। तो अलग अलग स्किल वाइज हम लोग पूलिंग कर सकते हैं सबकी।
फिर जहाँ भी वो स्टेट में अपने लौटे हैं तो वहाँ पर हम लोग कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। कोऑपरेट ये बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेबर के पास कुछ स्किल भी है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो ये स्किल और एक्सपीरियंस ना ही बस उनको हेल्प करेगा बल्कि ये सोसाइटी को भी हेल्प करेगा। जैसे हमने एक न्यूज़ में एक चीज़ देखा था क्या कि राजस्थान में जब कुछ माइग्रेंट्स रिटर्न कर रहे थे और वह एक स्कूल में फंस गए थे, वहाँ के गांव वाले ने उनको फूड भी प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया। इन रिटर्न वहाँ के वर्कर्स ने क्या किया था, उस स्कूल बहुत ही जर्जर हाल में था, तो उन्होंने उसके रिनोवेशन में, स्कूल के रिनोवेशन में हेल्प किया, वहाँ की वॉल्स को पेंट कर दिए। तो कैसे मतलब एक टू वे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे को हेल्प करने की बात हो रही है। तो कैसे उन्होंने अपने स्किल को यूज़ किया, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उस स्कूल को रिनोवेट कर दिया। इसके बाद हम लोग एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है जो हम लोग इस प्रिंसिपल के थ्रू देखेंगे, जो क्या है, पिगूज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है कि सरकार जो भी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, कोई भी टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसका जो पीपल है उनके वेलफेयर में मैक्सिमाइजेशन के लिए यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये इस प्रिंसिपल, ये इसका ये थीम है। तो यह कुछ अपॉर्चुनिटीज हमने देख लिए लेबर से रिलेटेड, माइग्रेंट से रिलेटेड। व्हाट इज द नीड, हम लोगों को क्या करना है आगे। सबसे पहली बात तो होगी सोशल डायलॉग इनिशिएट करना है। अब सोशल डायलॉग लेबरर्स के साथ होनी चाहिए, जो भी माइग्रेंट्स हैं उनके साथ होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमें उनसे कोलैबोरेट करना है, हमें उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो हमें उन्हें रिस्क भी बताने हैं, हमें उन्हें रिकमेंडेशंस भी देने हैं। इसके अलावा उनके सेटलमेंट, हमें उन्हें प्रॉपरली सेटल भी करना है। और ये वेज रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी देखा था कि अगर मान लीजिए वेज बढ़ता है तो मशीन्स की संख्या बढ़ेगी, वो लेबर को रिप्लेस करेंगे। तो वेज रिवीजन भी बहुत एसेंशियल है। फिर हमने क्या देखा कि नीड क्या है कि न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, वो जो जो भी माइग्रेंट है वो इसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे कोई टेलर है मान लीजिए, तो अपने सोसाइटी में जाके वो टेलरिंग का काम तो कर ही सकता है। तो ये हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट नीड हो गया। फिर जो सीएसआर फंड्स जो अलग अलग कंपनीज के हैं, तो उसको हम लोग को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि इन माइग्रेंट्स के वेलफेयर में हम इसे यूज कर पाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है, हेल्प मिला है लोगों को। जैसे उन लोगों को फूड कम दाम पर, या इनफैक्ट बहुत लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड हुआ है। फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए एक्सेस मिला है। फिर उन लोगों को लोन लोन का रिलीफ मिला है, किस चीज़ के लिए, जो रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उसके लिए। मतलब उनको सेटलमेंट में कोई इशू ना आए, इसलिए ऐसा लोन रिलीफ भी मिल रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत ये सारी चीज़ें हुई। तो हम लोग का वे फॉरवर्ड क्या, हम लोग को कंक्लूड क्या करना है इसमें, कि एक तो हम लोगों का कंजम्पशन डिमांड बहुत घट रहा है, तो हमें इसे बूस्ट करना है ताकि फिर से प्रोडक्शन बढ़े गुड्स का, सर्विसेज का। और लेबर के लिए हम लोग को कुछ चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे उन लोगों की अर्निंग्स डिसेंट रहनी चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। फिर इनका जो वर्किंग कंडीशन है और जो लिविंग कंडीशन है, ये भी डिसेंट होना चाहिए। फिर हमें उनका स्किल पर हमेशा काम करते रहना है, उनके स्किल को हमें इम्प्रूव करते रहना है। फिर हमारा जो इंटरनेशनल लेबर और ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ऐसे सिनेरियो में कि वो लेबर के वेलफेयर में इस डायरेक्शन में काम करे। फिर हमने बात की थी कोऑपरेटिव्स के इमरजेंस की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वे फॉरवर्ड में। फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, नए एमएसएमईज खड़े करने हैं। और कंक्लूजन ये है कि हमें ये रियलाइज करना है कि माइग्रेंट्स जो हैं वो की हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो हमें उनके वैल्यू को अंडरमाइन नहीं करना है। चलिए अगले टॉपिक पे बातें हैं। अगला टॉपिक कहता है ऑनलाइन लर्निंग इन लॉकडाउन। तो हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए हैं। और तो इसका सोल्यूशन क्या निकला है कि लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का क्या बोलते हैं, बहुत इसका इंक्रीज हुआ है। इसके थ्रू लर्निंग कराया, स्टूडेंट्स को लर्निंग का मौका मिल रहा है। फिर जो टीचर्स हैं उनको भी टीचिंग का चांस मिल रहा है। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया, ये ऑनलाइन लर्निंग की हमने बात कर ली। अब कैसे कैसे इसका बैकग्राउंड हम लोग पहले वो देखते हैं।
तो शुरुआत हुई थी साइट करके था, जो सैटेलाइट था बेसिकली। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, मतलब सैटेलाइट के थ्रू टेलीविजन में कुछ प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते थे, तो सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी साइट के अंतर्गत। 1 अगस्त 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कुछ फील्ड्स में हमने इसको यूज़ किया, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें हमने इसको यूज़ किया। इसके बाद इनसैट आया, ये इस सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया, इंडिया नेशनल सैटेलाइट को 1977 में। इसके थ्रू प्रोग्राम्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, और ना ही ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है बल्कि ये एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। 2000 में ज्ञान दर्शन लॉन्च हुआ था, 24 आवर चैनल था ये। क्योंकि ये पॉजिटिव आउटकम था इसलिए हमने ज्ञान दर्शन को लॉन्च किया था। इसके थ्रू जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, इनको बेसिकली टारगेट करके कवर किया गया था। ज्ञान दर्शन बेसिकली इनिशिएटिव बहुत सारे बॉडीज़ का था, जैसे कि इसमें एक तो इन्वॉल्व था MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा इग्नू हो गया, UGC हो गया, NIS हो गया, इसके अलावा बहुत सारे NGOs बॉडीज़, बहुत सारी चीज़ें को मिलाकर ये ज्ञान दर्शन चैनल लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद 2004 में एजुसैट लॉन्च किया गया, जो कि डेडिकेटेड सैटेलाइट था एजुकेशन के पर्पज से, इसको इसरो ने लॉन्च किया था। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, बुक्स का पढ़ाई करते हैं, तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हमने क्या देखा, एक तो टेलीविज़न हो गया, इसके अलावा कंटेंट का भी डेवलपमेंट हो रहा है और बुक्स के थ्रू भी पढ़ा जा रहा है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव्स हो गए। हाउएवर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना पड़ेगा। चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहले तो बात होगी डिजिटल पेनिट्रेशन की। इंडिया में ट्राई ने क्या कहा है 2017 में, बस 34% डिजिटल पेनिट्रेशन था, और ये बिल्कुल ही डिसहार्टनिंग है। फिर इसके अलावा इक्विटी में भी बहुत इश्यूज हैं, जैसे हम लोग का जो रूरल अर्बन डिवाइड है ये बहुत ही ज़्यादा है। अभी कैसे देखते हैं, जैसे रूरल एरिया में क्या है कि एक तो बस 4% कंप्यूटर है, जितने भी हाउस होल्ड है 4% उसमें बस कंप्यूटर है। इसके अलावा उनके जो 50% लोगों के पास ही इंटरनेट का एक्सेस है। और अगर कंपेयर करें अर्बन एरिया से, तो यहाँ पर 20% लोगों के पास कंप्यूटर है और अराउंड 40% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो ये भी कुछ मोटिवेटिंग नहीं, भी डिसहार्टनिंग ही है। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड भी बहुत ज़्यादा है, डिजिटल पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग 100 यूज़र्स को देख रहे हैं तो उसमें से 70 मेल होते हैं और 30 ही फीमेल होते हैं, तो डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फिर बैंडविड्थ का भी इशू है। तो जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, तो उसने इंडिया को 130th रैंक पे रखा है। करीब 140 कंट्रीज़ का उन्होंने रैंकिंग किया था, उसमें इंडिया 130वें रैंक पे था। अब ऐसा उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि हम लोगों का डाउनलोड स्पीड जो है वो ऑन एन एवरेज 10.1 MBPS है, जबकि ग्लोबल एवरेज देखिए मोर देन 3 टाइम्स है हम लोगों के, जो कि 30.47 MBPS है। तो हम लोगों का बैंडविड्थ का भी इशू है। फिर हम लोग के पास मैन पावर का भी क्रंच है, ट्रेंड मैन पावर हम लोग के पास है ही नहीं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर स्किल्स हैं। फिर हम लोगों का एटीट्यूड भी सही नहीं है। जो फैसिलिटेटर हैं, जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, इनका एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि स्कूल में बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग का वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। देखिए वैल्यूज़ कहाँ से शुरुआत होती है, एक तो हमारे फैमिली में हमें वैल्यूज़ मिलती है, और उसके उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यू सिस्टम जो एक बच्चे में इनकलकेट होता है, वो कहाँ से होता है, स्कूल से होता है। तो जब स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे तो उनके उनके वैल्यू सिस्टम कैसे डेवलप होगा, तो इसकी भी एक इशू है। अब क्योंकि बच्चे घर में बैठे रहेंगे तो उनके फिजिकल जो उनका फिटनेस है उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है फिजिकल एजुकेशन वाली पार्ट होती है, वहाँ पर स्पोर्ट्स खिलाया जाता है बच्चों को। तो अब क्योंकि घर बैठे हुए ऐसा कर नहीं पाएंगे तो उनके हेल्थ में भी फिटनेस में भी इश्यूज आएंगी। तो हमें इन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसीड करना है। तो अब सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले PM ई विद्या। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक मल्टी मोड एक्सेस है, जिस कहने का मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर ऑन एयर यानी कि रेडियो से, टेलीविजन से, इनके थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आ गया, जैसे एक दीक्षा है। दीक्षा बेसिकली है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, ई कंटेंट को हो गया या फिर
जो स्कूल एजुकेशन है क्लास 1 to 12, तो वहाँ पर हम लोग ई कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं दीक्षा के थ्रू। हाँ, उसके बाद टीवी को भी यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर कि 1 क्लास 1 चैनल की बात हो रही है, और इसके थ्रू हम लोग क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। फिर हमने स्वयं देखा था पिछले वीडियो में, साइंस रिपोर्टर में भी हमने देखा था, स्वयं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट है जिसके थ्रू MOOCs को फैसिलिटेट कराया जा रहा है स्टूडेंट्स को। फिर IIT जी NEET प्रिपरेशन के लिए IIT पाल करके एक डेडिकेटेड ये चैनल है। फिर शिक्षा वाणी जो CBSE का एक पॉडकास्ट है, ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। फिर कम्युनिटी रेडियो है। फिर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए डेजी करके एक इनिशिएटिव है, इसका क्या फुल फॉर्म है, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर यूट्यूब के थ्रू, NIOS के थ्रू साइन लैंग्वेज का भी प्रोविजनिंग हो रहा है। बाकी इनिशिएटिव्स देखते हैं, जैसे अब क्योंकि मेंटल हेल्थ का भी इशू हो सकता है, तो एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है मनोदर्पण करके। इसके थ्रू साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही हैं हर एक स्टूडेंट को। फिर हम लोग एक नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। इसके तहत क्या हो रहा है कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट जो टीचर्स भी हैं हम लोग उनको भी एजुकेट कर रहे हैं, उनको उनकी टीचिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। और ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से हम लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और मिशन है नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, टीचर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और जो करिकुलम है, कहने का मतलब जो भी मटेरियल है, उसको हम लोग आउटकम बेस्ड बना रहे हैं। मतलब हम लोग को आउटकम इम्प्रूव करना है, हम लोग को नंबर बढ़ाने की बात नहीं करनी है, बल्कि हम लोग को स्टूडेंट्स का आउटकम को इम्प्रूव करना है। और इसके थ्रू हम लोग को प्रोग्रेस भी ट्रैक करना है कि क्या बच्चा सही में कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। और फाइनली हम लोग कंक्लूजन क्या में आते हैं कि हालांकि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग को इश्यूज को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके पोटेंशियल को, और ये काफ़ी कैपेबल है बच्चों को एजुकेट करने में, ऑनलाइन एजुकेशन। फिर ये हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भी बात कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है आज के सिनेरियो में। एक इंटरेस्टिंग कोटेशन है जो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि एजुकेशन इज ए वर्च्यू, इट स्टेज विथ एन इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर लाइफ। इस कोटेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो एजुकेशन बहुत बड़ा एक वर्च्यू है, इसमें बस पढ़ाई नहीं होता, इसमें बहुत सारी वैल्यूज भी हम लोग को सीखने मिलती है, और ये एक इंडिविजुअल से थ्रू आउट उनके लाइफ रहता है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडिविजुअल के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अब हम लोग एक नया जो ई नैम आया है उसके बारे में देखते हैं। ई नैम बेसिकली क्या है, ई नैम क्या करता है, ये यूनिफाई करता है जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, जो किसका फुल फॉर्म भी हो गया, तो उसको ये यूनिफाई करता है। अब यहाँ बेसिकली क्या होता है कि ये जो मान लीजिए पोर्टल है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का, तो कुछ फार्मर्स हैं, उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया, तो वो सेलर के पास जाते हैं और बताते हैं, वो कुछ प्राइस डिसाइड करते हैं। अब कुछ बायर्स भी हैं, बायर बोलते हैं कि भाई हम इतने में खरीदेंगे, तो कुछ इन्होंने कोट किया, कुछ इन्होंने कोट किया। अगर उनका मैच हो गया वैल्यू, तो ट्रेड मैच हो गया, तो फिर सेटलमेंट होगा। फाइनली क्या होगा कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है, अब उसका क्या होगा, क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी होगा यहाँ पे। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। अब होगा क्या कि जो अगर इन्होंने बैंक में पैसे डाल दिए, तो ये क्या होगा, ये गुड्स की डिलीवरी यहाँ तक हो जाएगी। तो इस तरह क्या हुआ कि जो फार्मर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए बायर से, तो मिडिल मैन काफ़ी कम हो गए इस वजह से। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डायग्राम को आप लोग सेम टू सेम मान लीजिए अपने आंसर राइटिंग में बना सकते हैं, आंसर लिख सकते, यूज़ कर सकते हैं इसको। अब नैम का ज़रूरत क्यों है, वाई। एक तो हो गई कि हमने क्या देखा कि प्रोसीजर्स की स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रहने की बात ही नहीं रहती है। फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है उसको ये रिमूव करेगा। इनका जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो भी है, वो हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिर कमोडिटी की क्वालिटी की भी टेस्टिंग हो जा रही है, हमने ये भी चीज़ यहाँ पे देखा था। फिर यहाँ पर रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी भी हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग भी है, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहा है जो भी ग्राहक है।
तो ये हमें क्या हेल्प करने में अचीव अचीव करने में हेल्प करेगा, वन नेशन वन मार्केट की जो हम लोग बात करते हैं उसको अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। इसलिए ये क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो मेजर है, वो क्या है, स्मॉल फार्मर्स एग्री एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो कि अंडर किसके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। हाँ, एक नया ऐप आया है, किसान सब ऐप, जिसको CSIR के जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस लैब ने बनाया है। ये क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो भी फार्मर्स हैं उनको सप्लाई चेन से कनेक्ट करता है, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन से भी कनेक्ट कर देता है, और जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनको भी उनसे कनेक्ट कर देता है। तो इसलिए किसान सभा एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए। इसके कुछ और एडवांटेजेस हैं, ये उनको बेटर क्रॉप प्राइस दिलाएगा। फिर हमने यहाँ ये भी क्या करेगा कि मिडिल मैन को कम कर देगा, तो इस वजह से जो फार्मर्स है उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। और ये फार्मर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा। कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, उनको बेटर क्रॉप प्राइस मिलेगा, तो उनके खुशहाली की बात होगी यहाँ पे। फिर एक नया MSME चैंपियंस करके कंसेप्ट आया है। अब चैंपियंस का क्या फुल फॉर्म है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्या है, एक कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग MSME को हम लोग बूस्ट कर रहे हैं, उनके ग्रोथ को हम लोग इन्हांस कर रहे हैं। ये बेस्ड है हब एंड स्पोक्स मॉडल पे। बेसिकली हब क्या होगा, हम लोग का न्यू दिल्ली होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, और वो कम्युनिकेट करेंगे स्टेट से। तो मतलब ये हब हो गया न्यू दिल्ली और स्पोक्स हो गया हमारे स्टेट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये CP ग्राम से भी कनेक्टेड है। CP ग्राम्स क्या है, करने में हेल्प करता है, जो भी कोई ग्रीवेंस है तो उसके रिड्रेसल में हेल्प करता है। और ये MSAP चैंपियंस एज ए रिजल्ट हम लोग को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है MSME के ग्रोथ को। ठीक है। मतलब जो भी स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम जो MSMEs हैं, तो उसको देखिए क्या कर रहा है, चैंपियन बना रहा है। और ये देखिए हब एंड स्पोक मॉडल का डायग्राम हो गया। तो ये न्यू दिल्ली हो गया, ये बाकी स्टेट्स से कनेक्टेड हो गया स्पोक्स के थ्रू। तो ये हो गए MSME की चैंपियंस कंसेप्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, फेसबुक के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन करके ट्राइबल यूथ के लिए एक गोल प्रोग्राम लाया है। अब ये गोल प्रोग्राम क्या है, गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो मतलब हम लोगों को ट्राइबल यूथ को लीडर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, डिजिटली हम लोग क्या करेंगे, उनको लीडर्स बनाएंगे। अभी कैसे करेंगे, एक तो डिजिटल लिटरेसी को हम लोग को लाना है, फिर उनके अंतर्गत जो स्किल्स है उसको हम लोग को इम्प्रूव करना है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे, और फाइनली उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी को हम लोग इनकलकेट करेंगे। तो एक मेंटर होगा, जो लीडर होगा मान लीजिए, वो उनको बताएगा कि उनको कैसे लीडर बनना है। तो एक मेंटर के अंदर दो मेंटी होंगे, इसकी बात हो रही है। मेंटी क्या हो गया, जो भी सीखेंगे मेंटर से, तो वो मेंटी हो गए। तो और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं हम लोग गोल प्रोग्राम के अंतर्गत, तो हम लोग को न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग को फाइंड करना है। किन सेक्टर्स में ये हेल्प करेगा, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स में हेल्प करेगा, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और इंटरेस्टिंगली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराया जाएगा ट्राइबल यूथ को, ताकि वो लोग का लीडर बनने में हेल्प मिले। तो गोल क्या कर रहा है, उन लोग को लीडर बनने में असिस्ट कर रहा है। आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं, कुछ ट्राइबल्स को देख रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली अम्फान आया था, तो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं, कैसे रखा जाता है उनका नाम। तो एक तो एक नेम लिस्ट होता है, जो कि जो WMO के मेंबर्स हैं किसी भी स्पेसिफिक रीजन में, तो उनके थ्रू क्या बनाया जाता है, एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। तो ये इसमें बेसिकली WMO के मेंबर्स होते हैं, हर रीजन के लिए अलग अलग होते हैं। तो वो एक नेम लिस्ट सजेस्ट करते हैं। इसके बाद क्या होती है कि वो लिस्ट अगर रीजनल बॉडी ने अप्रूव कर दी, तो फिर वो साइक्लोन का वो नामकरण हो जाता है। तो रीजनल बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो एस्कैप WMO टाइफून कमेटी। ये बेसिकली एक UN की ये बॉडी है, जो कि एक इकोनॉमिक एंड ये कल्चरल के लिए है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। फिर इसी तरह WMO एस्कैप पैनल है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए है। फिर RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी है, RA4 हरिकेन कमेटी है, और एक RA5
ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। आरए बेसिकली हम लोग रीजनल एरिया की बात कर रहे हैं, आरए। तो अलग अलग रीजनल बॉडीज हो गए। तो ये क्या करेगी, इनके द्वारा जो भी नेम लिस्ट आया उसको अप्रूव करेगी, उसका नामकरण हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं। दो तरीके से हो सकता है। अब या तो साइक्लोन का नेम होगा, उसके बेसिस पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर बना लेंगे, और या तो कंट्री का नेम हुआ तो उसके बेसिस पे भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइक्लोन का नेमिंग कर लेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर एनी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी इंसान के ऊपर हम लोग इसका नाम नहीं रखते हैं। और नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि फेमिलियर होना चाहिए लोकल्स को। ये जो डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली जो अम्फान आया था उसका डायग्राम है। एक बहुत ही सीवियर साइक्लोन आया था जिसने इंडिया को हिट किया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड है और 2017-18 ईयर के लिए है। तो हम लोगों की स्पेंडिंग बहुत ही कम है। इनफैक्ट जीडीपी की हम लोग बस 0.7% हम लोग बस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं, और ये लोएस्ट है अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें खुद को, तो चाइना लगभग 2.1% जो है वो क्या करता है, वो स्पेंड करता है जीडीपी, अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सैडली हम लोग का वुमेन पार्टिसिपेशन भी काफ़ी कम है जो कि अराउंड 24% ही है। फिर 1 मिलियन में लगभग 255 रिसर्चर्स हैं। और हमारी रैंकिंग साइंटिफिक पब्लिकेशन में एनएसएफ के अकॉर्डिंगली थर्ड है, स्कोपस के अकॉर्डिंगली फिफ्थ है, और एससीआई के अकॉर्डिंगली नाइन्थ है। तो हमारी रैंकिंग हो गई। फिर पेटेंट फाइलिंग के केस में हम लोग 7th रैंक पे हैं, जो कि वीपो ने कहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है पेटेंट से रिलेटेड। और लास्टली 21 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया था। तो योग का क्या मतलब है, योग बेसिकली दो चीज़ों का जोड़ है। तो हम लोग यहाँ पर किस चीज़ की बात करते हैं, एक तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो इनका जो योग होगा हमें इसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है, ताकि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को बस ऐसे ही कहने के लिए बस हम नहीं मनाएं, बल्कि हम उस चीज़ को अपने जीवन में इनकलकेट करें। योग की साधना से क्या होती है, एक तो सफरिंग कम होता है हम लोगों को मेंटल पीस मिलता है। और उसके अलावा अब देखिए सारे वर्ड एच हैं यहाँ पे। एक तो हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक क्या क्या चीज़ों का होगा, एक तो हेल्थ हो गया, दूसरा हैप्पीनेस हो गया, और तीसरा हार्मनी हो गया। तो योग करने से हमें हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, हमें हैप्पीनेस भी मिलेगा, और हमारी हार्मनी में भी इसमें इससे एड मिलेगा। तो आई होप आप लोग इन 4 वीडियोस के थ्रू आपने योजना तो कवर कर ही लिया, बट इम्पोर्टेंट ये था कि आप लोग ये डिस्कवर करें कि आप लोगों को किसी को भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप लोग को अलग अलग डायमेंशंस को कवर करना है जो हमने देखा था काफ़ी सारे टॉपिक्स में। फिर कैसे आप लोग डायग्राम्स को, जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम देखा था, इसको हमने यूज़ करके कैसे, मान लीजिए आप अपने डायग्राम आंसर में लिखते हो इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा और आपकी आंसर की जो रीडेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। फिर हमने डेटा को यूज़ किया, हमने कोटेशंस को यूज़ किया, जैसे हमने एजुकेशन में इस कोटेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग अलग अलग स्टेटिस्टिक्स को हमने देखा, जैसे कुछ यहाँ पर चैलेंजेस देखे थे, जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन वाला इशू था, जेंडर डिस्पैरिटी वाला इशू था। तो हमने इस तरह से क्या देखा कि हम लोग कैसे अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वैल्यू एडिशन के थ्रू हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो योजना पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस हमने उसको रीडिंग कर ली। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग जब जो आप लोग का नोट्स है उसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको एक डायरेक्शन दें कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। तो आई होप आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे आज। अगर आप लोग को हेल्प कुछ भी हुआ हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। चलिए, जय हिंद।